प्राचीन काल। ऊंचे पहाड़ों ने भूमि को गोद में लिया। हरे भरे खेत क्षितिज तक फैले हुए थे। नदियां बहती थी, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। यह सत्यपुर था, एक शानदार साम्राज्य। उसकी सच्ची सुंदरता भव्य महलों में नहीं थी, न ही जगमगाते खजानों में, लेकिन उसके लोगों के दिलों में। राजा आदित्य सिंह ने सत्यपुर पर शासन किया। वह अन्य राजाओं से भिन्न था। उन्होंने भारी मुकुटों और सिंहासनों को तुच्छ समझा। आदित्य साधारण पोशाक पसंद करते थे। वह अपनी प्रजा के बीच चला, उनकी कहानियां सुनना, उनके सुख दुख को समझना। उसके वफादार सैनिक हमेशा पास थे, विशेषकर रणवीर, एक बहादुर योद्धा। रणवीर ईमानदार और कुशल थे। वह तलवार चलाने में निपुण था, लेकिन उसकी असली ताकत कहीं और थी। रणवीर ने मानवता के मूल्य को गहराई से समझा। इस गुण ने उन्हें सबसे अलग कर दिया। आदित्य का दरबार हमेशा खुला रहता था। किसान बेझिझक उसके पास जा सकते थे, मजदूर, बूढ़े और बच्चे भी। किसी को मना नहीं किया गया। राजा ने सभी की बात ध्यान से सुनी। उनकी उपस्थिति से सुकून मिला। रणवीर ने अपने राजा के तौर तरीकों का अवलोकन किया। उन्होंने आदित्य की करुणा से सीखा। राजा और प्रजा के बीच का बंधन गहरा होता गया। आदित्य का दर्शन सरल था। सच्चा धन सोना नहीं था, यह उनकी प्रजा का सुख था। इसी ने उसके सभी कार्यों का मार्गदर्शन किया। उनके शासनकाल में सत्यपुर फला फूला, राज्य शांति का प्रतीक था। रणवीर एक खामोश रक्षक के रूप में खड़ा था। उसकी वफादारी अडिग है। उसने आदित्य की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। राजा के सौम्य नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया। सत्यपुर की भावना अनूठी थी। आपसी सम्मान का स्थान, भय आधारित अधिकार से बहुत दूर। लोग अपने राजा से प्यार करते थे। उन्होंने उसके हर फैसले पर भरोसा किया। रणवीर को सेवा करके गर्व महसूस हुआ। वह किसी खास चीज का हिस्सा थे, मानवीय मूल्यों पर बना एक साम्राज्य। हर महीने आदित्य खुली अदालत लगाते थे। एक किसान एक बार सिंहासन के पास गया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने बाढ़ से तबाह हुई फसलों के बारे में बात की। उसके परिवार के लिए कोई भोजन नहीं बचा था। आदित्य ने गहरी चिंता के साथ सुना। उन्होंने किसान के लिए तत्काल सहायता का आदेश दिया। अनाज, बीज और बैल उपलब्ध कराए गए। रणवीर ने राजा की उदारता पर सवाल उठाया। महाराज, क्या खजाना खाली नहीं होगा? आदित्य मुस्कुराया। एक समझदार नजर। एक सुखी आबादी खजाने को भरती है, सोना नहीं। राजा आदित्य सिंह साधारण वेशभूषा में अपनी प्रजा के बीच चले। उसने उनकी कहानियां, उनकी खुशियां और उनके दुख सुने। रणवीर, उनका वफादार योद्धा, हमेशा उनके साथ रहता था। रणवीर ने मानवता को समझा, जो एक सैनिक में दुर्लभ गुण है। राजा आदित्य का दरबार हमेशा खुला रहता था। यह सभी के लिए एक जगह थी। किसान, मजदूर, बुजुर्ग और बच्चे बेझिझक पास आए। एक दिन एक बूढ़ा किसान राज दरबार में दाखिल हुआ। उसका चेहरा दुख से भरा था, आंसू बह रहे थे। उसने राजा को अपनी व्यथा रोते हुए सुनाई। पिछली साल बाढ़ ने उसकी फसलें तबाह कर दी थी। उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। उसने समझाया। राजा ने ध्यान से सुना। उनका भाव दयालु था। बिना किसी झिझक के आदित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, किसान को अनाज, बीज और एक बैल प्रदान करें। किसान की आंखें अविश्वास और कृतज्ञता से चौड़ी हो गई। रणवीर हमेशा व्यावहारिक सावधानी से आगे बढ़ा। उन्होंने राजा की असीम उदारता पर सवाल उठाया। क्या ऐसे कृत्यों से शाही खजाना खाली हो जाएगा? राजा आदित्य रणवीर की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उन्होंने अपने गहन दर्शन को समझाना शुरू किया। किसी राज्य का सच्चा धन सोने में नहीं होता है, यह इसके लोगों की खुशी और समृद्धि में निहित है। आदित्य के शब्द रणवीर के दिल में गहराई तक उतर गए। इस दर्शन ने राजा के सभी कार्यों का मार्गदर्शन किया। इसने एक गहरा अटूट बंधन को बढ़ावा दिया। शासक और उसकी वफादार प्रजा के बीच एक बंधन। किसान को उसका प्रावधान मिल गया। उसका दिल भर आया। सैनिकों ने उसे अनाज और बीज लादने में मदद की। मजबूत बैल को उसके पास ले जाया गया। वह गहरे झुके। खुशी के आंसू ने अब दुख की जगह ले ली थी। अन्य ग्रामीणों ने देखा, राजा की दयालुता के साक्षी बने। प्रशंसा की फुसफुसाहट पूरे दरबार में फैल गई। आदित्य का शासन किसी अन्य राज्य के विपरीत था। उनका ध्यान हमेशा सामान्य भलाई पर था। उनका मानना था कि हर एक नागरिक का उत्थान होना चाहिए। रणवीर ने राजा के अटूट संकल्प को देखा।
उसने आदित्य के अपनी प्रजा के प्रति सच्चे प्रेम को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह सच्चा नेतृत्व था, सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि गहरी सहानुभूति भी। अदालत जारी रही और लोग आ रहे थे, प्रत्येक अपनी कहानियों के साथ, अपनी आवश्यकताओं के साथ। आदित्य ने हर एक को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने समाधान, सांत्वना और आशा प्रदान की। उनके निर्णय हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होते थे। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सत्यपुर अपने परोपकारी शासक के लिए जाना जाने लगा, एक ऐसी जगह जहां मानवता वास्तव में फली फूली, जहां एक राजा का दिल उसका सबसे बड़ा खजाना था। किसान चला गया, उसकी आत्मा नई हो गई, उसका भविष्य उज्जवल हो गया। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा। एक नई समझ विकसित हो रही थी। राजा का ज्ञान किसी भी युद्ध रणनीति से गहरा था। आदित्य की मुस्कान सभी के लिए आशा की किरण थी। राजा और आम आदमी के बीच का बंधन हर दिन मजबूत होता गया। रणवीर ने महसूस किया कि यही सत्यपुर की सच्ची शक्ति थी। उसका धन नहीं, बल्कि उसकी अटूट करुणा। अदालत का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव बना रहा। प्रत्येक नागरिक को मूल्यवान, सुना हुआ और संरक्षित महसूस हुआ। आदित्य का शासन निस्वार्थ नेतृत्व का एक प्रमाण था। उसने डर से नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह से शासन किया। सत्यपुर उनके परोपकारी, बुद्धिमान मार्गदर्शन में फला फूला। राजा आदित्य के दर्शन ने गहरे संबंध बनाए। उनकी प्रजा ने खुद को मूल्यवान महसूस किया, केवल शासित नहीं। सत्यपुर के सैनिक रक्षकों से कहीं बढ़कर थे। वे समुदाय का अभिन्न अंग थे, केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी प्रशिक्षण। किसानों की मदद करते सैनिकों का एक विस्तृत शॉट। उन्होंने ग्रामीणों के साथ खेतों में काम किया। क्लोज अप। एक सैनिक के मजबूत हाथ हल चलाते हुए। एक किसान मुस्कुराता है, एक सैनिक को पानी दे रहा है। बाढ़ के दौरान सैनिकों ने लोगों को बचाया। एक सैनिक बढ़ते पानी में एक बच्चे को ले जा रहा है। एक और बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। उनके चेहरों पर डर नहीं, दृढ़ संकल्प दिखता है। रात में राज्य की सतर्कता से रक्षा करना। एक अकेला सिपाही प्राचीर पर पहरा दे रहा है। चांद नीचे लंबी परछाइयां डालता है। उसकी निगाहें खामोश जमीन पर घूमती हैं। आम लोग उनसे नहीं डरते थे, इसके बजाय उन्होंने उन्हें भाई माना। आराम करते सैनिकों के पास खेलते बच्चों का एक समूह। एक सैनिक एक बच्चे के साथ अपना भोजन साझा करता है। राजा के मानवीय नेतृत्व का एक प्रमाण। यह अनूठा रिश्ता अभूतपूर्व था। सेना और जनता एक एकीकृत शक्ति। इसने सत्यपुर के भीतर एक अटूट भावना का निर्माण किया। हर नागरिक को अपनेपन का एहसास हुआ। सभी के बीच आपसी सम्मान फला फूला। विशिष्ट भय आधारित अधिकार से बहुत दूर। अन्य राज्यों ने धमकी के माध्यम से शासन किया। सत्यपुर विश्वास और सहयोग पर फला फूला। व्यस्त बाजार का एक विस्तृत शॉट। सैनिक व्यापारियों के साथ खुलकर मिलते जुलते हैं, हंसते हैं। कोई दृश्यमान पदानुक्रम नहीं, केवल साझा मानवता। राजा आदित्य ने दूर से देखा। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उनके राज्य के लिए उनका दृष्टिकोण साकार हुआ। रणवीर उसके बगल में खड़ा था, उतना ही गर्व महसूस कर रहा था। अब वह राजा की बुद्धिमत्ता को समझ गया था। सच्ची ताकत एकता में निहित है, विभाजन में नहीं। सैनिक सिर्फ योद्धा से कहीं बढ़कर थे। वे समुदाय के आधार स्तंभ थे। उनकी वफादारी अर्जित की गई थी, मांग नहीं की गई थी। एक साझा उद्देश्य में गढ़ा गया बंधन। सत्यपुर प्रबुद्ध शासन का एक प्रकाश स्तंभ। एक ऐसा राज्य जहां मानवता का राज था। शांत साम्राज्य पर सूरज डूबता है। सैनिकों और ग्रामीणों की एक साथ परछाइयां। एक राजा की गहरी विरासत का प्रमाण। फिर मौसम में अचानक अशुभ बदलाव आया। सत्यपुर के पहाड़ों पर काले बादल छा गए हैं। आकाश धूसर रंग का हो गया है। भयंकर सूखे का एक साल शुरू हुआ। नदियां जो कभी बहती थीं, अब सूख चुकी हैं। बंजर खेतों में दरार वाली धरती फैली हुई है। चमकीला हरा रंग धूल भरे भूरे रंग में बदल गया। पूरे राज्य में भूख फैलने लगी। बच्चों के चेहरे पतले हो गए, आंखें धंस गईं। बाजारों में खुशी की हंसी फीकी पड़ गई। निराशा की भावना धीरे धीरे घर कर गई। सत्यपुर को अब तक की सबसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। सत्यपुर में आपसी सम्मान की भावना मजबूत हो गई थी। लेकिन फिर एक साल बाद राज्य में त्रासदी आ गई। एक गंभीर सूखे ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। हरे भरे खेत सूखकर बंजर
दरार वाली धरती में बदल गए। कभी बहने वाली नदियां सूखी, धूल भरी तलछट बन गई। जीवनदायी जल गायब हो गया। फसलें लगातार धूप में सूख गईं और मर गईं। एक व्यापक अकाल फैलने लगा। सत्यपुर के लोगों को भूख सता रही थी। मंत्रीगण एकत्रित हुए। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने राजा आदित्य सिंह को सलाह दी। कुछ ने अनाज का भंडारण करने का सुझाव दिया। उन्होंने भविष्य के संघर्षों, संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात की। राजा आदित्य ने सुना। उनके भाव गंभीर थे। वह अपनी साधारण सीट से उठा। यदि मेरे लोग भूखे मरते हैं, उसने दृढ़ता से घोषणा की, मैं किस पर शासन करूंगा। उनकी आवाज अडिग दृढ़ विश्वास के साथ गूंज उठी। उन्होंने तुरंत निर्णायक आदेश दिया, राजमहल के अन्न भंडार खोले जाएं। हर आखिरी दाना उसके लोगों के लिए था। सैनिक हरकत में आ गए। उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया। अनाज के बोरे गाड़ियों पर लादे गए थे। पूरे राज्य में भोजन वितरित किया गया। भूखे ग्रामीणों की लंबी कतारें लग गईं। बच्चों की आंखें, जो कभी नीरस थी, आशा से चमक उठी। रणवीर ने वितरण की देखरेख की। उसने अपने साथी सैनिकों को देखा। कई तो खुद ही थके और भूखे दिख रहे थे। उनके पेट गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उसने एक सैनिक को अपना थोड़ा सा राशन देते हुए देखा। यह एक बुजुर्ग महिला के पास गया। एक और सिपाही ने एक प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। उनकी निस्वार्थता बहुत गहरी थी। उन्होंने पहले आम लोगों को प्राथमिकता दी। उनकी अपनी जरूरतें दूसरे नंबर पर थी। दया का यह कार्य प्रभावशाली था। यह सीधे राजा के उदाहरण से उपजा था। आदित्य का दर्शन हर स्तर पर व्याप्त था। घोर अभाव में भी मानवता कायम रही। सैनिकों ने सच्ची करुणा का परिचय दिया। वे सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि देखभाल करने वाले भी थे। शासक और शासित के बीच का बंधन गहरा गया। सत्यपुर ने अकाल का सामना किया, लेकिन निराशा का नहीं। उनकी साझा मानवता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सूखे की छाया में भी उम्मीद जगी। राज्य कठिनाई के विरुद्ध एकजुट खड़ा था। साझा किया गया प्रत्येक दाना एक मजबूत समुदाय बनाता है। राजा के विवेक ने एक बड़े संकट को टाल दिया था। लोगों को परित्यक्त नहीं, बल्कि संरक्षित महसूस हुआ। आदित्य पर उनका विश्वास बहुत बढ़ गया। रणवीर को गर्व महसूस हुआ। वह वास्तव में कुछ खास का हिस्सा था। यह सिर्फ एक राज्य से कहीं बढ़कर था। यह एक परिवार था जो साझा मूल्यों से बंधा था। सूखे ने उनके संकल्प की परीक्षा ली, लेकिन इसने उनके असली चरित्र को भी उजागर किया। सत्यपुर की भावना चमक उठी। उन्होंने एक साथ भविष्य का सामना किया। सूखा जारी रहा, जिससे सत्यपुर कमजोर और असुरक्षित हो गया। पड़ोसी राज्य के जासूसों ने अकाल ग्रस्त भूमि का निरीक्षण किया। उनके जनरलों का मानना था कि सत्यपुर विजय के लिए तैयार था। एक दुश्मन सेना ने सत्यपुर की सीमाओं की ओर अपना मार्च शुरू कर दिया। क्षितिज पर धूल के बादल उठ रहे थे, जो उनके आने का संकेत दे रहे थे। एक दूत चेतावनी देते हुए शहर में सरपट दौड़ा। राजा आदित्य को अपने युद्ध कक्ष में यह दुखद समाचार मिला। मंत्रियों के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। सूखे के कारण राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई थी। सैनिक कम थे, उनके हथियार दुर्लभ और घिसे पिटे थे, लेकिन राजा की आंखों में एक शांत, दृढ़ संकल्प भर गया था। उसने अपने वफादार, हालांकि छोटे योद्धाओं की सभा को संबोधित किया। हालांकि उनका मनोबल अद्भुत रूप से अदम्य बना रहा। रणवीर राजा के बगल में खड़ा था, तलवार उसकी कमर पर थी। राजा आदित्य ने अपनी प्रजा से एक गहरा उद्घोषणा की। वह अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मोर्चे पर गया। उसने किसी अन्य सैनिक की तरह साधारण कवच पहना था। उसकी आवाज गूंज उठी, आज मैं राजा नहीं हूं, आज मैं एक सिपाही हूं। उनके साहस ने हर दिल में एक चिंगारी जला दी। प्रेरित होकर आम लोग इकट्ठा होने लगे। किसानों ने अपने घरों की रक्षा के लिए अपनी लाठियां उठा ली। युवा, जो युद्ध के लिए बहुत छोटे थे, सैनिकों के साथ खड़े थे। महिलाओं ने लड़ाकों के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास था, वह तैयार किया। सत्यपुर के रक्षकों से एक एकीकृत गर्जना निकली। दुश्मन की सेना आसानी से जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे बढ़ी। उन्होंने छोटे अस्त व्यस्त रक्षा बल को देखा। युद्ध की शुरुआत लोहे के टकराव और नारों से हुई। तीर उड़े, भाले चले और तलवारें ढालों से टकराईं। राजा आदित्य बहादुरी से लड़े, सामने से नेतृत्व किया। रणवीर गति का एक बवंडर,
अपने राजा की रक्षा करता था। उसने अपनी तलवार से कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। जमीन धूल और खून से रंग गई। लोगों ने वफादारी से प्रेरित होकर हताशा के साथ लड़ाई लड़ी। वे सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि जीवन शैली की रक्षा कर रहे थे। रणवीर ने एक दुश्मन योद्धा को राजा पर निशाना साधते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और वार को रोक दिया। गिरते ही उसके होंठों से एक तीखी चीख निकल गई। राजा ने रणवीर को अपनी तरफ भाला लिए हुए गिरते देखा। वह अपने वफादार योद्धा के पास दौड़ा, उसे धीरे से गोद में उठा लिया। रणवीर की सांसें रुक रुक कर दर्दनाक तरीके से चल रही थी। राजा आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रणवीर को गले लगा लिया। उसका दिल दुख से भारी था। राजा ने रणवीर के महान बलिदान को स्वीकार किया। यह बलिदान पूरे राज्य के लिए था, न कि केवल उसके लिए। उनके चारों ओर युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन समय थम सा गया था। रणवीर ने अपने राजा की ओर देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी आंखें हालांकि धुंधली थीं, उनमें अटूट भक्ति थी। उसने फुसफुसाकर कहा, महाराज, जब राजा सच्चा होता है, सैनिकों को मृत्यु में भी गर्व मिलता है। रणवीर के होठों से एक अंतिम कांपती हुई सांस निकली। राजा की पकड़ में उसका हाथ ढीला पड़ गया। राजा आदित्य ने दर्द से कराहते हुए एक गहरी चीख निकाली। रणवीर के बलिदान ने शेष रक्षकों को एकजुट किया। सत्यपुर की सेना में क्रोध की एक नई लहर दौड़ गई। ऐसे भयंकर प्रतिरोध से हतोत्साहित शत्रु लड़खड़ा गया। युद्ध का ज्वार धीरे धीरे बदलने लगा। सत्यपुर के लोग नई हताश शक्ति के साथ लड़े। आक्रमणकारी अप्रत्याशित क्रूरता का सामना करते हुए पीछे हटने लगे। रणवीर के सर्वोच्च बलिदान ने राज्य को बचा लिया था। राजा आदित्य ने रणवीर को गोद में लिया। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रणवीर की सांसें उथली थीं। उसकी आंखें मुश्किल से खुली थीं। वह बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, महाराज, जब कोई राजा सच्चा होता है, उसके सैनिक उसके लिए मरना सम्मान मानते हैं। रणवीर के होठों से एक अंतिम धीमी आह निकली। राजा की बाहों में उसका शरीर ढीला पड़ गया। आदित्य का दिल टूट गया। उसके भीतर एक खामोश चीख थी। उसने रणवीर को धीरे से नीचे लिटाया। उसके चेहरे पर दुहक झलक रहा था। फिर एक भयंकर संकल्प ने उसकी नजर को कठोर कर दिया। रणवीर के बलिदान ने लोगों में आग लगा दी। सत्यपुर के रक्षकों से एक सामूहिक गर्जना फूट पड़ी। किसानों, युवाओं और सैनिकों ने नए जोश के साथ आरोप लगाए। उनका दुख एक अदम्य शक्ति में बदल गया। दुश्मन हैरान होकर हमले के आगे लड़खड़ा गया। उन्होंने सत्यपुर की भावना को कम आंका था, जो अब अटूट थी। युद्ध का पासा नाटकीय रूप से पलट गया। दुश्मन की कतारें टूट गईं। उनका गठन भंग हो गया। उनके रैंकों में दहशत फैल गई। वे तितर बितर होकर भाग गए, अपना हमला छोड़ दिया। सत्यपुर बच गया, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल सिसकियों ने तोड़ा। आदित्य खड़ा रहा। रणवीर के अंतिम शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने गिरे हुए लोगों को देखा। एक गंभीर वादा बन रहा था। उसने रणवीर के अंतिम बलिदान का सम्मान करने की कसम खाई। कुछ दिनों बाद राजधानी में एक भव्य स्मारक बन गया। इसमें रणवीर को तलवार उठाए हुए अपने लोगों की रक्षा करते हुए दर्शाया गया है। पत्थर पर खुदे हुए थे उनके अंतिम गहन शब्द। यह स्मारक साहस और वफादारी का प्रतीक बन गया। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ पत्थर नहीं थी। आदित्य ने न्याय पर आधारित एक राज्य की स्थापना की। सत्यपुर के कानूनों का आधार समानता बन गई। मानवता ने हर निर्णय, हर नीति का मार्गदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की, सत्यपुर में एक इंसान हमेशा एक राजा से बड़ा होगा। यह दर्शन जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। न्यायालय सभी के लिए खुला रहा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सैनिकों ने समुदाय की सेवा करना जारी रखा, न कि केवल लड़ना। उन्होंने अपनी भूमि का निर्माण किया, उसकी रक्षा की और उसे पोषित किया। लोग समृद्ध हुए। उनकी खुशी ही राज्य की सच्ची संपत्ति थी। सत्यपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया, न तो सोने के लिए, न शक्ति के लिए और न ही विशाल सेनाओं के लिए, लेकिन अपने अडिग मानवीय मूल्यों और करुणा के लिए। एक राजा जो अपनी प्रजा के बीच चलता था, उन्हें समझता था। सैनिक जो भाई थे, सिर्फ योद्धा नहीं, जो लोग एक दूसरे के लिए जिए और मरे।
रणवीर की विरासत अमर होकर जीवित रही। उनकी भावना हर दयालुता के कार्य में सन्निहित थी। हर साझा भोजन, हर मदद करने वाला हाथ। सत्यपुर अन्य भूमियों के लिए आशा का प्रतीक बन गया, करुणामय नेतृत्व और एकता का एक प्रमाण। एक ऐसा राज्य जहां सच्ची दौलत इंसानियत थी। आदित्य, अब एक वृद्ध बुद्धिमान राजा, अपनी प्रजा को देख रहा था। उसने हर नागरिक की आंखों में रणवीर की भावना देखी। उसका दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया। सत्यपुर, इतिहास में अंकित, हमेशा सत्य। एक राजा, एक सैनिक और एक प्रजा की कहानी। प्यार, त्याग और न्याय से एकजुट। उनका बंधन किसी भी दुश्मन से ज्यादा मजबूत। एक विरासत जो युगों तक कायम रहेगी।